हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। हमारे इस वीकली मेडिकल रैप के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीकली मेडिकल रैप कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐसी ऐसी न्यूज़ अब हर हफ्ते ला रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ एफएमजी एग्ज़ाम की है। जो एग्ज़ाम 30 जुलाई 2023 को हुआ था, उसका 23 अगस्त 2023 को रिजल्ट आ चुका है। इस एग्ज़ाम में टोटल 24,269 बच्चों ने अपना एनरोलमेंट कराया था, जिसमें से 23,279 बच्चे टोटल एग्ज़ाम में अपीयर हुए। 2,474 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को पास किया और 21,180 बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे फेल हो गए हैं और 990 बच्चे इसमें एब्सेंट रहे। एफएमजी के रिजल्ट की अगर मैं इस बार सिर्फ पासिंग परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10.6 रहा है, जो कि काफ़ी कम है। और इस पासिंग परसेंटेज के कम होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें 2-3 कारण ऐसे हैं जिनको मैं जान समझ पाया हूं। सबसे पहला कारण जो है, जो आपका जुलाई का एग्जाम होता है वो दिसंबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है। मतलब जो हमने स्टैटिस्टिक्स पिछले कई सालों के देखे हैं, उनमें जो जून जुलाई में आपका एग्जाम होता है उसका जो पासिंग परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली दिसंबर के कम होता है। तो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो वी आर होपफुल कि जो दिसंबर में आपका एफएमजी का एग्जाम होगा उसमें पासिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट जब अब्रॉड से अपना एमबीबीएस करने के लिए जाता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि मैं कैसे ना कैसे सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। तो इंडिया में जब आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं ये बात जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, इंडिया में आप लोग जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना चाहते हैं तो आप लोग 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए तक का बजट खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा इंडिया में रहेगा। लेकिन जब आप अब्रॉड की बात करते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि इनको जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए में मिल जाए। सर यहाँ तो आप अपने बच्चे के लिए 70 80 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बाहर आपको 20 लाख में इतना अच्छा कॉलेज चाहिए जो एम्स की बराबरी कर ले। क्या पॉसिबल है? नहीं है। देखिए, सस्ती यूनिवर्सिटी हमेशा खराब नहीं होती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का ये पैटर्न है कि हमें तो अगर बाहर जाना है तो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर चाहे उसमें पढ़ाई ना मिले, फैसिलिटी ना मिले। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आपका बजट कम है तो बात अलग है, लेकिन आपका अगर बजट ठीक ठाक है, अगर आपका बजट 25 लाख 30 लाख रुपए तक का आपका बजट है, तो आपको हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, ना कि आपको कम बजट में ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहां आपको पढ़ाई ना मिले। क्योंकि अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद आप ही लोगों को एफएमजी का एग्जाम देना है, कंसल्टेंट को तो देना है नहीं। कंसल्टेंट का तो रिजल्ट खराब नहीं हो रहा है, उसने तो आपका एडमिशन करा दिया, उसका रिजल्ट अच्छा हो गया, एग्जाम आप लोगों को देना है। फिर पासिंग परसेंटेज अगर 10.5% रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे इंडिया को अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे? अगर आपका इंडिया में 70-80 लाख रुपए तक का बजट आपका लगाने का मन है तो कम से कम 25-30 लाख रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई में फॉरेन में भी तो आप लगा सकते हैं। तीसरा एक और कारण मुझे लगता है हो सकता है, इस कारण के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां भी मिल जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप एफएमजी के एग्जाम में बैठते हैं या तो आप अपनी मेहनत को काउंट कर लीजिए या फिर गालियों को काउंट कर लीजिए। देखिए, जब इंडिया से बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं तो कुछ बच्चे एडमिशन कराने के काम में लग जाते हैं, और ये बात मैंने अपने एक और वीडियो में एड्रेस की थी। उस वीडियो में भी मुझे काफी गालियां पड़ी थी, लेकिन उन गालियों का कोई फायदा नहीं है अगर आपका पासिंग परसेंटेज 10.5% है सिर्फ। तो आपका जो फोकस है, आपका फोकस डॉक्टर बनने का है। आप वहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ना कि एजेंट बनने, ना कि कंसल्टेंट बनने। अगर आपका एजेंट बनने का, कंसल्टेंट बनने का मोटिव है तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कंट्री में 10,000 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें से 9,000 का तो मोटिव ये नहीं होगा ना कि वो कंसल्टेंट बन जाए। इसलिए बेहतर ये है अपना फोकस क्लियर रखें। एक बार एफएमजी की परीक्षा क्लियर करने के बाद आप चाहे बाद में कंसल्टेंट बने, डॉक्टर बने, जो आपका मन करे वो बने, लेकिन जब आपका पढ़ाई का समय है, आप पढ़ाई से अपना ध्यान भटकाकर ऐसी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं, सारा आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। इसलिए पासिंग परसेंटेज एक ही तरीके से अच्छा हो सकता है कि जब आप एडमिशन लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी अदर चीज़ों पे। हाँ, थोड़ी बहुत मौज मस्ती ठीक है, होती है। कोई अगर आपके पास एडमिशन आया, रेफरेंस आया, आपने किसी एक आध बच्चे का एडमिशन करा दिया, लेकिन मैंने कई बार ये देखा है कि बच्चे इतने ज़्यादा एडमिशन कराने लगे, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब खत्म हो गया। हालांकि ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, बट मैं सिर्फ ये जो पासिंग परसेंटेज कमाई है मैं इसका रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को एक बार थोड़ा सा मॉनिटर करें, वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इधर उधर के काम में लगे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहें और बच्चे भी अपनी पूरी मेहनत से, क्योंकि वो एमबीबीएस करने के लिए गए हैं, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करें। उसके बाद एफएमजी क्लियर करने के बाद आप चाहे कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए अपनी डायरेक्शन सही रखें, अपना फोकस सही रखें कि कब आपको क्या काम करना है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, तभी एफएमजी का रेशियो अच्छा होगा, तभी इंडिया को अच्छे डॉक्टर्स मिल पाएंगे।
अगली खबर इंडिया में डॉक्टर्स के स्टाइपेंड को लेके है। अभी एनएमसी ने एक गूगल फॉर्म के थ्रू एक सर्वे कराया जिसमें पता चला कि काफी सारे इंडियन डॉक्टर्स को अपनी इंटर्नशिप है उसके दौरान कोई इंसेंटिव ही नहीं मिलता है, कोई स्टाइपेंड ही नहीं मिलता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 2110 पीजी डॉक्टर्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, 1228 डॉक्टर्स को स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनका जो स्टाइपेंड है वो कॉलेज मैनेजमेंट वाले उनसे वापस ले लेते हैं। और 4288 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको स्टाइपेंड तो मिलता है, लेकिन वो जो उनको स्टाइपेंड मिलता है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उससे काफी कम है। इसलिए एनएमसी ने अपने उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा कि जो भी इंडियन डॉक्टर्स जहां भी जिस भी कॉलेज में अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पे उनको सही तरीके से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। और इंडियन डॉक्टर्स भी इस बात को कई बार उठा चुके हैं कि उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, उनसे काम पूरा लिया जाता है, लेकिन उनको स्टाइपेंड के नाम पे सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। अगली खबर अब्रॉड से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। जिन स्टूडेंट्स ने 2017 में विदाउट नीट फिलीपींस में एडमिशन लिया था उनको एनएमसी ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि एनएमसी ने ऐसा क्यों किया। देखिए नीट का जो कंपल्शन है बाहर जाने के लिए वो 2018 से कंपलसरी हुआ है कि आप अगर अब्रॉड से अपनी स्टडीज करना चाहते हैं तो 2018 के बाद से आपको इंडिया में नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपको इंडिया में लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो 2017 में जो इंडियन स्टूडेंट्स फिलीपींस से एमबीबीएस करने के लिए गए थे उनको उनके कंसल्टेंट ने समझा के भेजा कि आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिलीपींस में एमबीबीएस करने का या एमडी कोर्स वहां पे करने का पैटर्न दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अलग है। फिलीपींस में सबसे पहले बीएस कोर्स होता है जो कि आपका 1.5 से 2 साल का होता है और उसके बाद आपका एमडी कोर्स में एनरोलमेंट होता है जो कि आपका इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस होता है इंडिया में। जब आपने 2017 में एडमिशन लिया तो आपको वहां से 1.5 से 2 साल का बीएस कोर्स करना है। जब आपने वो बीएस कोर्स किया तब आपका जो साल था वो 2019 लग गया था, लेकिन जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, जो एमसीआई है या जो अब एनएमसी है, वो बीएस कोर्स को एमबीबीएस के इक्विवेलेंट मान्यता नहीं देता है। तो एनएमसी का बिल्कुल साफ कहना है कि आपने अपना एमडी कोर्स 2019 में स्टार्ट किया था और 2018 से नीट वैलिड है, इसलिए आपको हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो काफी सारे बच्चे इस नियम से थोड़ा सा परेशान हैं। काफी बच्चे एनएमसी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी, उनके कंसल्टेंट ने उनको बहकाया, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो एनएमसी है उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करे, उनको उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे। इसलिए मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि कभी भी अगर अब्रॉड में एडमिशन लेना हो तो विदाउट नीट मत जाइए, आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो कि इन बच्चों का पड़ चुका है। लेकिन कुछ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे नीट क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन उनका सपना होता है डॉक्टर बनने का कि यूएसएमएलई क्लियर कर लेंगे। कि मैंने आपको भी एफएमजी के भी हाल बताए, 10.5% रिजल्ट रहा है। आप एक बार अपने मार्क्स देखिए कि आपके मार्क्स कितने हैं। यूएसएमएलई का एग्जाम कोई इतना इजी एग्जाम नहीं होता है कि जब एफएमजी में आपके 10.5% है, आप अगर एक बार यूएसएमएलई का पासिंग परसेंटेज उठा के देखेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं और आप ये जिद करना बंद कर दें कि अब्रॉड से हम अपना एमबीबीएस करने के बाद यूएसएमएलई क्लियर कर लेंगे। ये बहुत दूर के ढोल है, इतने सुहावने ढोल मत देखा कीजिए। अभी इसी महीने अगस्त में भी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नया रूल निकाला था कि जितने भी इंडिया में प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं वो सारे पेशेंट्स को जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगे। जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं वो नॉर्मल मेडिसिन से काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन इस संदर्भ में जो कुछ इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया जी से जाके मिले, जिसमें उन्होंने बात की कि सारे पेशेंट्स का केस अलग अलग होता है। जहाँ पे पेशेंट्स को जेनरिक दवाइयों की ज़रूरत है हम वहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन हर पेशेंट का केस अलग अलग होता है, तो सारे तरह के पेशेंट्स को जेनरिक दवाइयाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। इससे पेशेंट्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर्स की बात को मानते हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने और उनकी मिनिस्ट्री ने एनएमसी को कहा है कि इस रूल को अभी चेंज करें। तो अभी डॉक्टर्स को इस रूल से एग्जेम्पशन मिल चुका है, अब वो नॉर्मल दवाइयाँ भी अपने पेशेंट्स को लिख सकते हैं। सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो डार्क आईलाइनर लगा के या डार्क नेल पॉलिश लगा के मेडिकल हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकती हैं, वो ज़्यादा मेकअप करके मेडिकल हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकती हैं। और जो मेल कैंडिडेट है उनकी दाढ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। तो इन गाइडलाइंस के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से इंडिया वापस आए थे वो लगातार बारिश में भी एनएमसी के बाहर प्रदर्शन अपना करते रहे कि उनको एक बार ट्रांसफ़र अलाउ किया जाए। हमारी भी एनएमसी से रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे लगातार परेशान हैं, अपनी इस दुविधा में है कि वो अपना एमबीबीएस ऐसे देश में करने के लिए कैसे जाएं जो कि वॉर जोन में है और एनएमसी ने उनको अलाउ नहीं किया है। तो हमें भी एनएमसी से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाले, इनको ट्रांसफ़र अलाउ करें ताकि एक सेफर कंट्री में जाके अपना ट्रांसफ़र करा सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग ने हरिद्वार और रुड़की के बीच में छापेमारी की है, जहां पे फर्जी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को भी चिकित्सा विभाग ने बंद कराया है और
ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही करने की भी बात की है। तो आप लोगों को भी अगर कभी अपना इलाज कराना हो तो ऐसे डॉक्टर से कराइए जो एमबीबीएस एमडी हो, जिनके पास डिग्री हो। फर्जी डॉक्टर से इलाज मत कराइए। अभी एक पीछे केस भी हुआ था जहाँ पे एक फर्जी डॉक्टर ने एक 12 साल की बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया और उस बच्ची की डेथ हो गई। तो ऐसे डॉक्टर से बचिए, जेन्युइन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सही दवाई लीजिए और स्वस्थ रहिए। आपको हमारा वीकली मेडिकल रैप का ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।